बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता आशीष शेलार की एनसीपी चीफ शरद पवार से अचानक मुलाकात ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। एक तरफ जहां आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शरद पवार विपक्ष को पीएम मोदी के खिलाफ मजबूत और एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता आशीष शेलार का उनसे अचानक मिलना नए कयासों की वजह बन रहा है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ये कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं है। बताया जा रहा है कि आशीष शेलार ने भारत में आगामी विश्व कप, वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले मैचों और एमसीए के कुछ मुद्दों पर चर्चा के लिए शरद पवार से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में किसी तरह की कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अजीत पवार की बीजेपी में जाने की चर्चा काफी तेजी से उठी थी। बाद में अजीत पवार ने चर्चा का खंडन कर दिया था। ऐसे में अब शरद पवार की बीजेपी नेता से मुलाकात के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि कहीं आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पर्दे के पीछे कुछ अलग खिचड़ी तो नहीं पकाई जा रही। कर्नाटक जीत के बाद दक्षिण भारत के राज्यों में एक बार फिर से अपना जनाधार बढ़ाने के लिए कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। उससे पहले पार्टी तेलंगाना को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई है। कर्नाटक चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने वाली प्रियंका गांधी को तेलंगाना की कमान सौंपी जा सकती है। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तेलंगाना कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रियंका गांधी से मुलाकात कर चुनाव पर चर्चा की है। खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी 7 या 10 दिनों की पदयात्रा भी तेलंगाना में कर सकती हैं। दरअसल कांग्रेस नेता चाहते हैं कि राज्य में केसीआर के खिलाफ पार्टी प्रियंका गांधी को ही चुनावी मैदान में उतारे। कांग्रेस नेताओं में यह चर्चा है कि कांग्रेस ने ही तेलंगाना राज्य के गठन पर मुहर लगाई है। ऐसे में पार्टी अगर प्रियंका गांधी को आगे करती है तो वह लोगों से कांग्रेस को एक मौका देने की अपील करेंगी। इसके साथ ही वह यह भरोसा भी दिलाएंगी कि कांग्रेस की तरफ से जो भी वादे किए जाएंगे उसे पूरा किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि युवाओं और किसानों के लिए सिर्फ योजनाओं के ऐलान से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि केसीआर के सामने चुनौती पेश करने के लिए प्रियंका गांधी जैसे मजबूत चेहरे की जरूरत है। पार्टी नेताओं का मानना है कि तेलुगु मतदाता सिर्फ पार्टी की विचारधारा या योजनाओं से नहीं, बल्कि मजबूत नेताओं से प्रभावित होते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड ने 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र आज 2 बजे से अपना स्कोर कार्ड महाराष्ट्र बोर्ड की साइट से चेक कर सकते हैं। इस बार 91.25% छात्र 12वीं क्लास की परीक्षा में पास हुए। करीब 14 लाख से ज्यादा छात्रों ने ये परीक्षा दी थी। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार में क्या आरएसएस पर लग जाएगा बैन? मंत्री प्रियांक खड़गे का बड़ा बयान। Be it Bajrang Dal, be it PFI, be it any other organization, we will not hesitate to ban them if they are going to be a threat to the law and order of Karnataka. We will not hesitate to ban them if they are going to do unconstitutional thing. We are not going to hesitate to ban them if they are going to do anything that will spoil the harmony of the state. ये कहना है कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे का। कर्नाटक में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद पिछली बीजेपी सरकार के फैसलों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इसी बीच सिद्धारमैया सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगाया जाएगा। अब बजरंग दल पीएफआई की तर्ज पर आरएसएस पर बैन लगाने के सवाल पर प्रियांक खड़गे ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा है कि अगर कोई भी राज्य की शांति व्यवस्था के लिए खतरा बनेगा तो उस पर बैन लगाया जाएगा, चाहे वो बजरंग दल हो या कोई और संगठन। Any organization, either religious, political or social, who are going to sow seeds of discontentment, disharmony in Karnataka will not be tolerated. We will tackle them legally, we will tackle them constitutionally, be it Bajrang Dal, be it PFI, be it any other organization. We will not hesitate to ban them if they are going to be a threat to the law and order of Karnataka. We will not hesitate to ban them if they are going to do unconstitutional thing. We are not going to hesitate to ban them if they are going to do anything that will spoil the harmony of the state. बड़ी बात यह है कि प्रियांक खड़गे ने हिजाब बैन पर भी अपनी बातें रखी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी विधेयक जो रोजगार पैदा नहीं करता है, कोई भी विधेयक जो किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है,
कोई भी विधेयक जो असंवैधानिक है उसकी समीक्षा की जाएगी। जरूरत पड़ी तो उसे खारिज करने में देरी नहीं लगाई जाएगी। Any bill that does not create employment, any bill that violates the rights of an individual, any bill that is unconstitutional will be reviewed and if necessary rejected. And sir, what about the orders of banning hijab in the state? Like I said, every executive order, every GO or any bill that is counterproductive, that is unconstitutional, that violates the rights of an individual will be reviewed and removed if necessary. दरअसल कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगाने की घोषणा पर खूब हंगामा हुआ था। इसके पहले तत्कालीन बोम्मई सरकार में हिजाब बैन के मुद्दे पर भी जमकर राजनीति हुई थी। इसी बीच कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व में नई सरकार ने कामकाज संभाल लिया और प्रियांक खड़गे ने आरएसएस जैसे संगठनों पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की सूरत में बैन लगाने का ऐलान भी कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने बीजेपी सांसद के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जोरदार हमला बोला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्विटर पर बीजेपी सांसद केपी यादव की वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साध रहे हैं। जयराम रमेश ने इस वीडियो पर रीट्वीट करते हुए लिखा, गद्दारी का नतीजा, न घर के रहे न घाट के। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने दावा किया था कि बीजेपी सांसद केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला करते हुए कहा है कि भीड़ में कुछ ऐसे मूर्ख भी होते हैं जिन्हें ये भी पता नहीं होता कि हमें मंच पर बोलना क्या है। ये खुद को बुद्धिजीवी समझते हैं। वीडियो में केपी यादव कह रहे हैं जिन्हें यही नहीं पता होता कि वो बीजेपी का हिस्सा हैं। केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। मंच पर केंद्र मंत्री बैठे हैं और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। उनकी बुद्धि विवेक की मैं दाद देता हूँ। ये तो वही बात हुई कि आप जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। यहाँ से 2019 में बीजेपी सांसद जीता है और आप कह रहे हो कि हमसे गलती हुई है। अगर उनको इतनी ही तकलीफ है तो जहाँ वो थे उन्हें वहीं रहना चाहिए। वो इतने ही जनप्रिय हैं तो जहाँ थे वहीं रहकर संघर्ष करते। फिर से मेरे सामने या जिसे भी मेरी पार्टी टिकट देती है उसके खिलाफ चुनाव लड़ते और जीतते तो मैं मानता कि इनकी बात में दम है। आपको बता दें कि केपी यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मात दी थी। सिंधिया तब कांग्रेस में थे। वे 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। हाल ही में गुना संसदीय क्षेत्र के कोलारस में यादव समाज संवाद कार्यक्रम हुआ था जिसमें केपी यादव को बुलाया नहीं गया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। बहुजन समाज पार्टी की एक परंपरा रही है। यहाँ पार्टी सुप्रीमो मायावती के इजाजत के बिना किसी को कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष क्यों ना हो। मायावती को भरोसे में लिए बिना पार्टी में पत्ते को भी हिलने की इजाजत नहीं मिलती। लेकिन उत्तर प्रदेश में अमरोहा से बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली ने जो लाइन लिखी है वो बसपा सुप्रीमो से ठीक उलट है। मायावती का साफ कहना है कि वो उत्तर प्रदेश में आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव अपने दम पर ही लड़ेंगी। लेकिन पार्टी के कुछ सांसदों की ये मंशा है कि बसपा 2024 के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम से जुड़े। अमरोहा से बसपा के लोकसभा सांसद दानिश अली ने अपनी दिली ख्वाहिश को सार्वजनिक मंच पर जाहिर कर दिया। उन्होंने एक ट्वीट किया है जो मायावती की लाइन से ठीक उलट है। इस ट्वीट में उन्होंने 5 साल पहले की बेंगलुरु की उस विपक्षी एकता वाली तस्वीर शेयर की जिसमें कांग्रेस जेडीएस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मायावती, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के साथ कई दूसरे विपक्षी नेताओं के साथ वो खड़ी दिखाई दी। दानिश अली ने अपने ट्वीट में उसी का हवाला देकर लिखा, 2018 में इसी दिन बेंगलुरु में कर्नाटक के विधानसौधा में जेडीएस कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर विपक्षी दलों के दिग्गजों की मेजबानी करना मेरे लिए एक यादगार पल था। विपक्षी एकता की जरूरत आज पहले से कहीं ज्यादा है। आओ हम सब एकजुट हो जाएं। बसपा में पार्टी सुप्रीमो से खुलेआम अलग लाइन लेने की अनुमति किसी को नहीं मिलती। ऊपर से दानिश अली ने अपने ट्विटर बायो में ना तो ये बताया कि वो किस लोकसभा सीट से सांसद है और ना ही बसपा का नाम उन्होंने लिखा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा, सपा और आरएलडी ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा। सबसे फायदे में बसपा ही रही। वो 80 में से 10 सीटें जीत गई। पार्टी सिर्फ 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी।